हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग कैटालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जो कैटालिसिस का टॉपिक है ये जनरली हमारे जो बीएससी के एग्ज़ाम्स हैं उन पर बेस्ड है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए जो बीएससी के एग्ज़ाम्स हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक है। तो इस टॉपिक में हम लोग कैटालिसिस है क्या उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका जो क्लासिफिकेशन है उसको देखेंगे और उसके जो भी कैटालिसिस यानी कैटालिटिक जो रिएक्शंस होती हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में देखेंगे। तो इसको हम दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे वीडियो को। पहला जो पार्ट होगा दैट इज़ बेस्ड ऑन द फुली सिलेबस ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। बट यहाँ पर सेकेंड पार्ट में मुझसे जो जनरल चीज़ें हैं जो और भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैटालिसिस टॉपिक से पूछे जाते हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कैटालिसिस को शुरू करने से पहले जो बेसिक टर्म है कैटलिस्ट उसके बारे में जान लेते हैं। कैटलिस्ट जनरली होते क्या हैं कि एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को अल्टर करते हैं। करने का मतलब हुआ चेंज करते हैं वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जब हम लोग ऐसे कैटलिस्ट हम जो भी मिलाते हैं तो रिएक्शन रेट को कम करना है या बढ़ाना है या जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कुछ हम सब्सटेंस एक्स्ट्रा ऐड करते हैं रिएक्टेंट एंड रिएजेंट्स के अलावा, उनको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। कैटलिस्ट की यहाँ पर प्रॉपर्टी ये होती है कि ये रिएक्शन रेट में सिर्फ चेंजेस लाते हैं और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, रिएक्शन कंप्लीट होती है तो बिना कोई चेंज हुए एंड में एज इट इज़ जो भी जितना भी सब्सटेंस यूज किया रहेगा, इट्स मीन कैटलिस्ट जितना भी यूज करेंगे वो हमें बाद में मिल जाएगा। तो ये हुआ कैटलिस्ट। अब कैटालिसिस क्या होती है? कैटालिसिस जनरली इज़ अ रिएक्शन, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जो किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है, राइट। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है उसको हम बोलते हैं कैटालिसिस। और जो कैटालिसिस है ये हम कोई भी रिएक्शन, वो बायोकेमिकल रिएक्शन भी हो सकती है, लेबोरेटरी में कोई केमिकल रिएक्शन हो सकता है, या फिर यहाँ पर जो भी ऐसे नॉर्मली जो मैन्युफैक्चरिंग में कई सारी जो रिएक्शंस होती हैं जिनको हम कैटलिस्ट की ही प्रेजेंस में कराते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स या फिर जो क्लासिफिकेशन है उस क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पर हम बात करेंगे। पहला यहाँ पर है कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट। रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट की जो फिजिकल स्टेट है उसके अकॉर्डिंग दो तरीके की होती हैं कैटालिसिस। फर्स्ट इज होमोजीनियस कैटालिसिस एंड सेकेंड इज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस, जैसे होमो वर्ड का मतलब होता है सेम, राइट। होमोजीनियस कैटालिसिस मतलब कि जिसमें रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट जो होंगे वो सेम फेज में होंगे। एंड हेट्रोजीनियस, हेट्रो का वर्ड का मतलब यहाँ पर क्या होता है? डिफरेंट, राइट। तो जो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट होंगे इसमें डिफरेंट डिफरेंट होंगे। पहले देखते हैं यहाँ पर होमोजेनियस कैटालिसिस। होमोजेनियस कैटालिसिस जैसे बताया मैंने कि यहाँ पर कैटलिस्ट और जो रिएक्टेंट होते हैं वो सेम फेज में होते हैं। अब जो एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा लिखना हो, बस उतना लिखना है जितना कि उसकी रिक्वायरमेंट हो, जो कीवर्ड्स हैं वो उसमें पूरे इंक्लूडेड हों और जितनी रिक्वायरमेंट है कुछ एग्जांपल्स की वो एग्जांपल्स दे लें। तो सबसे पहले अभी यहाँ पर जो हम लोग चैप्टर ही पूरा कंप्लीट करेंगे, दो पार्ट में करेंगे। पहला जो मेन सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एंड फिर सेकेंड पार्ट में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैटालिसिस मतलब कि जो रिएक्शंस हैं या कैटालिसिस जो टॉपिक है उससे पूछे जाते हैं। तो होमोजीनियस जैसे बताया कि इसमें जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होते हैं, सो रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट होते हैं वो सेम फेज में होते हैं। पहला यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राईऑक्साइड विद नाइट्रिक ऑक्साइड। तो एनओ की प्रेजेंस में अगर सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज किस में हो रहा है? सल्फर ट्राईऑक्साइड में। तो ये होमोजीनियस है। कैसे? जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये गैसियस फेज में, राइट। अब यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज किया जा रहा है वो भी गैसियस फेज में है, तो दोनों का जो फेज है वो इक्वल है, सेम है। तो ये फिर किस में आएगा? या होमोजीनियस में। एक और इसका एग्जांपल देखते हैं जिसे सॉल्यूशन फेज के लिए यहाँ पर। तो ईस्टर है, ईस्टर का अगर हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड एसिड या फिर एल्कलीज, तो एसिड या एल्कली की प्रेजेंस में अगर हम ये दिस इज ईस्टर,
ये सॉल्यूशन फेज में, और यहाँ पर जो एसिड लिया जाएगा या फिर जो बेस लिया जाएगा, इसमें एल्कली लिया जाएगा, वो भी सॉल्यूशन फेज में ही रहेगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल किसका हो गया, एक होमोजेनियस कैटालिसिस का। तो दो तरीके के हमने एग्जांपल लिए हैं, बाकी और भी एग्जांपल्स हैं जो भी पर्टिकुलर बुक्स वगैरह हैं उनसे भी और भी देख लेंगे। यहाँ पर बस हम समझना चाह रहे हैं जो कॉन्सेप्ट है उसको, कि होम कैटलिस्ट और रिएक्टेंट के जो फिजिकल स्टेट हैं उनके बेसिस पर दो तरीके के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होते हैं, जिसमें रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट सेम फेज में होते हैं। तो एक एग्जांपल तो हो गया इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड विद NO। तो यहाँ पर जो NO और सल्फर डाइऑक्साइड दीज आर बोथ इन सेम फेज, दैट इज गैसियस स्टेट। सिमिलरली एक और यहाँ पर हम एग्जांपल लिए हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और एल्कली। तो यहाँ पर जो ईस्टर ले रहे हैं वो भी सॉल्यूशन फेज में ले रहे हैं, और जो एसिड या फिर एल्कली लेंगे वो भी सॉल्यूशन फेज में ही होगा। तो ये क्या बन गया हमारा होमोजेनियस कैटालिसिस का। और भी एग्जांपल्स हैं, उनको बुक्स वगैरह में इसे देखते रहना। नेक्स्ट यहाँ पर है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस जैसे पहले बताया कि जो इसमें कैटलिस्ट और रिएक्टेंट होंगे वो डिफरेंट फेज में होंगे। डिफरेंट फेज इन द सेंस कि जो मतलब कि यहाँ पर यूज किया जाएगा कैटलिस्ट वो रिएक्टेंट से डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं, पहला इसका एग्जांपल है यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू NO इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम गॉस। प्लेटिनम गॉस जो होगा यही सॉलिड स्टेट में, दैट इज कैटलिस्ट। एंड रिएक्टेंट्स यहाँ पर क्या है, अमोनिया है एंड ऑक्सीजन है, तो ये गैसियस फेज में। तो ये हो गया हेट्रोजीनियस, फेज अलग है हेट्रोजीनियस, फेज रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट की सेम है, दैट इज होमोजीनियस। एक और एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे जैसे यहाँ पर ये इथाइलिन, तो इथाइलिन यहाँ पर ले रहे हैं, तो ये गैसियस स्टेट में, इसका हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, हाइड्रोजन है वो भी गैसियस स्टेट में। बट जो रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं प्लेटिनम, सॉरी कैटलिस्ट जो यूज कर रहे हैं यहाँ पर प्लेटिनम कैटलिस्ट, वो डिफरेंट फेज में। रिएक्टेंट यहाँ पर जो है वो गैसियस फेज में, जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड फेज में। तो ये क्या हो गया हमारा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल। तो दो हो गए किस बेसिस पर, जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के फिजिकल स्टेट के बारे में क्लासीफाई किया गया। सेकेंड जो यहाँ पर क्लासिफिकेशन है या टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कैटलिस्ट। अब यहाँ पर जो कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं कैटालिसिस रिएक्शन में या कैटालिसिस में, उसका नेचर कैसे है, तो उनकी नेचर के अकॉर्डिंग जनरली 4 टाइप की कैटालिसिस होती है। फर्स्ट इज पॉजिटिव कैटालिसिस एंड सेकेंड इज निगेटिव कैटालिसिस, थर्ड ऑटो कैटालिसिस, फोर्थ इज इंड्यूस्ड कैटालिसिस। तो एक एक करके हम लोग इनको डिस्कस करेंगे, ध्यान रखना। पहला पॉजिटिव कैटालिसिस, सेकेंड निगेटिव कैटालिसिस, थर्ड इज ऑटो कैटालिसिस एंड फोर्थ इज इंड्यूस्ड कैटालिसिस। तो इनको हम एक एक करके देखते हैं। पॉजिटिव कैटालिसिस क्या होती है कि जब कोई कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं और वो कैटलिस्ट जो रिएक्शन रेट है, केमिकल रिएक्शन की जो रेट है उसको एक्सिलरेट कर रहा है, मतलब कि उसको इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो वो जो कैटलिस्ट होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट होंगे। और उस फिनोमिनन को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कैटालिसिस, राइट। तो पॉजिटिव कैटालिसिस क्या है कि पहले तो हम कैटलिस्ट के बारे में बताएंगे ना, क्योंकि किसके नेचर के बेसिस पर है, कैटलिस्ट के नेचर के बेसिस पर। तो ऐसे कैटलिस्ट जो केमिकल रिएक्शन की रेट को एक्सेलरेट करते हैं, इंक्रीज करते हैं, उन कैटलिस्ट को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट। एंड उस कैटालिसिस या फिनोमिनन को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, उस फिनोमिनन को हम बोलेंगे यहाँ पर पॉजिटिव कैटालिसिस, राइट। इसके एग्जांपल जैसे हम देखते हैं यहाँ पर डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम। तो ये किस तरीके का है, पॉजिटिव कैटालिसिस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो प्लैटिनम है दिस एक्ट एज पॉजिटिव कैटालिस्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी रिएक्शन रेट को, डिकम्पोजिशन को वो इंक्रीज करता है। दूसरा एग्जांपल है यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन,
इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन। तो यहाँ पर जो आयरन है, आयरन पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैसे? इसकी जो रिएक्शन मतलब कि फॉर्मेशन का जो यहाँ पर रेट है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, उसको ये इंक्रीज करता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, और भी जो एग्जांपल्स हैं उनको देखते रहना, राइट। यहाँ पर उतने ले रहे हैं कि जितने से कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो। बाकी अभी लिखना होगा तो उसमें कम से कम 3-4 एग्जांपल्स देना होता है, वो रिक्वायरमेंट के बेसिस पर। फिर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, उसका जो कीवर्ड है, मेन पॉइंट्स है, उसको लिखना है और एग्जांपल्स देने हैं। नेक्स्ट है निगेटिव कैटलिस्ट। जैसे नाम से लग रहा है निगेटिव, मतलब कि वो रिएक्शन रेट को, ऐसे कैटलिस्ट जो केमिकल रिएक्शन के रेट को रिटार्ड कर रहे हैं। रिटार्ड कर रहे हैं मतलब डिक्रीज कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं। उन कैटलिस्ट को हम क्या बोलेंगे? निगेटिव कैटलिस्ट। और उस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? निगेटिव कैटालिसिस, राइट। ऐसे कैटलिस्ट जिनको मिलाने पर रिएक्शन रेट जो है वो रिटार्ड हो रही है, मतलब डिक्रीज हो रही है, उन कैटलिस्ट को हम क्या बोलेंगे? निगेटिव कैटलिस्ट। एंड उस फिनोमिनन को क्या बोलेंगे हम? निगेटिव कैटालिसिस। इनके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे वहाँ पर देखा था कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसका डिकम्पोजिशन अगर प्लेटिनम के प्रेजेंस में हो रहा था तो पॉजिटिव कैटालिसिस था। क्यों? क्योंकि जो प्लेटिनम था वो रिएक्शन रेट को इंक्रीज कर रहा था, एक्सेलरेट कर रहा था। बट यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर H3PO4 के प्रेजेंस में करा रहे हैं इसका डिकम्पोजिशन, तो वो रिएक्शन रेट को डिक्रीज कर देगा। मतलब कि यहाँ पर H3PO4 है कैटलिस्ट, बट कैसा है? वो निगेटिव कैटलिस्ट है। निगेटिव है मतलब कि यहाँ पर रिएक्शन रेट को डिक्रीज कर रहा है, तो डिकम्पोजिशन को वो डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर से क्लोरोफॉर्म के यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल भी क्या करेगा? इसका जो ऑक्सीडेशन है उसको रिटार्ड करता है। किसके ऑक्सीडेशन? क्लोरोफॉर्म की। तो यहाँ पर जो इथेनॉल है, इथेनॉल कैसा रिएक्ट कर रहा है? एज अ निगेटिव कैटलिस्ट। तो ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? निगेटिव कैटालिसिस का। थर्ड की तरफ आते हैं, दैट इज ऑटो कैटालिसिस। ऑटो कैटालिसिस, ऑटो का मतलब क्या होता है? इटसेल्फ, सेम, वो सॉरी इटसेल्फ, 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 इटसेल्फ मतलब अपने आप हो रहा हो, है ऑटो, अपने आप। तो ऐसा कैटालिसिस जिसमें किसी अलग से हमें कैटलिस्ट मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। मतलब कुछ रिएक्शंस ऐसे होती हैं जिनमें कोई एक, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है उनमें से कोई एक ही अपने खुद को, खुद की रिएक्शन को क्या कर रहा है? अल्टर कर रहा है। मतलब खुद वो एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है। तो वहाँ पर वो क्या होगा? वो क्या होगा? ऑटो कैटालिसिस। फिर से देखते हैं, कोई भी रिएक्शन होगी उसमें प्रोडक्ट बनता है। तो अगर उन प्रोडक्ट्स में से कोई एक प्रोडक्ट खुद कैटालाइज कर रहा है, मतलब खुद वो एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है, तो वो जो प्रोडक्ट होगा उस रिएक्शन का, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटो कैटलिस्ट। और उस फिनोमिनन को हम क्या बोलेंगे? ऑटो कैटालिसिस। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, तो इसमें बनता है यहाँ पर एस्टिक एसिड। ये क्या है? CH3COH, एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड जो होता है एज अ कैटलिस्ट काम करता है। यही रिएक्शन रेट को यहाँ पर अपने आप खुद ही वो अल्टर कर रहा है, वो खुद ही अल्टर कर रहा है। आपको पता कैसे चला? दैट इज एक्सपेरिमेंटल। ओके, पहली बात, पढ़ने के दो अप्रोच होते हैं, या तो खूब अच्छे से उसको समझो, PhD करनी हो, या फिर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या मैटर चाहिए, क्या एग्जाम्पल देंगे कि एग्जामिनर नंबर दे, उसके अकॉर्डिंग लिखना है, राइट। तो यहाँ पर दिस इज एक्सपेरिमेंटल, दिस इज प्रूवन। तो हमें सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि जो ईस्टर है, ईस्टर की हाइड्रोलिसिस हो रही है और वो बन क्या रहा प्रोडक्ट यहाँ पर? एस्टिक एसिड एंड इथेनॉल। तो यहाँ पर वन ऑफ द प्रोडक्ट बोला गया था, तो उनमें से जो एस्टिक एसिड है वो एज अ कैटलिस्ट काम करता है। तो अब यहाँ पर ये जो फिनोमिनन होगा, ये कैसे हम कंसिडर इसको करेंगे? ऑटो कैटालिसिस। सिमिलरली यहाँ पर ASH3, आर्सेनिक हाइड्राइड, इसमें एक प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब दो बन रहे हैं, दैट इज आर्सेनिक एज एन एलिमेंट एंड हाइड्रोजन गैस। तो इसमें जो ये पोर्शन है दैट इज आर्सेनिक, तो आर्सेनिक यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है। कैसे? कि जो रिएक्शन हो रही है उसको अल्टर कर रहा है। तो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनमें से एक प्रोडक्ट क्या बन रहा है? आर्सेनिक ही, वो यहाँ पर क्या कर रहा है? वो रिएक्शन रेट को अल्टर कर रहा है, तो वो एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है। और इस पूरे फिनोमेनन को क्या बोलेंगे? ऑटो कैटालिसिस, राइट। लास्ट जो यहाँ पर है क्लास, इस बेस के क्लासिफिकेशन पे या इसी का लास्ट है कि इंड्यूस्ड कैटालिसिस, राइट। इंड्यूस्ड, हमेशा ध्यान रखना, इंड्यूस्ड जो वर्ड होता है, इंड्यूस्ड वर्ड का मतलब होता है
बाय एक्सटर्नल फैक्टर, बाय एक्सटर्नल फैक्टर इंड्यूस्ड। कई जगह पे इंड्यूस सुना होगा, फिजिक्स वगैरह में इंड्यूस्ड करंट होती हैं, या फिर और इंड्यूस्ड करंट बहुत सुना होगा। बाकी केमिस्ट्री में देखो तो यहाँ पर इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट वगैरह, डाइपोल्स वगैरह होते हैं, सॉरी, इंड्यूस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इंड्यूस्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल फैक्टर। कभी कभी होता क्या है कि कोई एक रिएक्शन ऐसी है जो अपने आप तो वो उसमें कोई ऑक्सीडेशन हो नहीं रहा, या कोई रिएक्शन वो हो ही नहीं रही, या उसकी रेट बहुत इतनी धीमी है कि उसको बहुत टाइम लग रहा है होने में। लेकिन एक ऐसी रिएक्शन है जो कंप्लीट पूरी तरीके से हो जा रही। तो जो रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो रही है, वो रिएक्शन क्या करे? दूसरे वाली रिएक्शन को इन्फ्लुएंस कर रही हो। इन्फ्लुएंस इन द सेंस यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि उसको कैटलाइज कर रही है। मतलब कि अभी यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, यहाँ पर हमारे पास दो पार्ट है। एक तो यहाँ पर सोडियम सल्फाइड है, ठीक है, सोडियम सल्फाइड एयर में जब ये ऑक्सीडाइज होता है, यस हो रहा है। सोडियम आर्सेनाइड है, एयर में ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, नहीं हो रहा। दो रिएक्शन है हमारे पास। एक यहाँ पर सोडियम सल्फाइड है, वो ऑक्सीडाइज हो रही, बट सोडियम आर्सेनाइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रही। लेकिन अगर इन दोनों को मिक्स कर दें, ध्यान रखना, अगर इन दोनों को मिक्स कर दें, मतलब कि सोडियम आर्सेनाइड सोडियम सल्फाइड दोनों को साथ में कराएं, तो दोनों ऑक्सीडाइज हो रही। सोडियम सल्फाइड तो हो ही रहा था पहले से, सोडियम आर्सेनाइड नहीं हो रहा था। लेकिन सोडियम आर्सेनाइड को वाली जो मतलब कि पूरा कंटेंट है उसको सोडियम आर्सेनाइड में मिला देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। वो तो हो रहा था, ये भी अब हो जाएगा, पहले नहीं हो रहा था। एक्सटर्नली इसमें क्या मिलाएगा? दूसरी रिएक्शन मिलाएगी जो हो रही थी, जिसमें हो रहा था सोडियम और सल्फाइड। तो वो क्या करेगा? इसका जो ऑक्सीडेशन होगा दैट इज इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड। और ये पूरी की पूरी रिएक्शन इसको इन्फ्लुएंस कर रही। दिस विल एक्ट एज कैटलिस्ट। पूरी पूरी रिएक्शन को हम एज अ कैटलिस्ट जैसे कंसीडर करें। तो पहले सोडियम आर्सेनाइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा था, सोडियम सल्फाइड हो रहा था। अगर सोडियम सल्फाइड वाले कंटेंट को सोडियम आर्सेनाइड वाले कंटेंट में मिला दें, तो वो क्या हो जाएगा? दोनों ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया? इंड्यूस्ड हो गया। आई होप ये अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया होगा। तो क्लासिफिकेशन हमने दो तरीके के पढ़ ली। एक पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट, दूसरा पढ़ लिया यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कैटलिस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट वो हो गया तो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कैटलिस्ट चार टाइप के हो गए थे: पॉजिटिव कैटालिसिस, नेगेटिव कैटालिसिस, ऑटो कैटालिसिस एंड इंड्यूस्ड कैटालिसिस। दैट इज इनफ। अब यहाँ पर जो यहाँ का आज का लास्ट टॉपिक है दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटालिटिक रिएक्शन या कैटलाइज्ड रिएक्शन। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक हम एक एक करके देखते हैं। पहला तो यहाँ पर क्या कि जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है वो अनचेंज्ड होता है। जैसे कैटलिस्ट की डेफिनेशन में भी वो अनचेंज्ड होता है, मतलब कि जितना मास या जितना उसका केमिकल कंपोजिशन यूज किया गया था शुरुआत में, वो एंड के रिएक्शन में उतना ही वो बच जाएगा। पहला हो गया कि कैटलिस्ट remains unchanged in mass and chemical composition at end of the reaction. सेकेंड यहाँ क्या कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द कैटलिस्ट इज जनरली रिक्वायर्ड या नीडेड, बट बहुत कम क्वांटिटी। लैब में भी एक्सपेरिमेंट करते होंगे, जैसे क्लोरीन के वाले में कर रहे हैं या किसी के भी क्लोरीन के, तो उसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड मिलाते हैं, MnO2 कहते हैं। उसमें लिखा होता है ना कि बाई पिंच, पिंच मतलब बहुत चुटकी भर, बहुत छोटा सा अमाउंट मिलाना है, तब वो प्रॉपरली रिएक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, नहीं देता टेस्ट। तो वो क्या है कि स्मॉल क्वांटिटी में हम कैटलिस्ट को यूज करते हैं। सेकेंड नेक्स्ट इसमें कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट रिएक्शंस जनरली लिखा है, ऐसा नहीं कि वो इनिशिएट नहीं करता। लेकिन पहले के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर क्या था कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो कैन नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन जनरली,
बट अब जो नए नए अब आ रहे हैं एक्सपेरिमेंट उसमें ये भी देखा जाता है कि कैटलिस्ट भी इनिशिएट करते हैं। बट यहाँ पर ये वर्ड जरूर इसमें लिख देना कि अ कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन, ब्रैकेट में जनरली लिख लेना, पहले इसको इंक्लूड कर देना, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर है कि कैटलिस्ट इज मोर इफेक्टिव व्हेन फाइनली डिवाइडेड। यस, कैटलिस्ट इज मोर इफेक्टिव व्हेन फाइनली डिवाइडेड। फाइनली मतलब बारीक खूब पिसा हो, बहुत एकदम पाउडर फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में एकदम, राइट, पाउडर फॉर्म में। अब होगा क्या कि जैसे पाउडर फॉर्म में किया गया तो उसका जो सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया जब इंक्रीज होगा तो वो बेटर सरफेस एरिया प्रोवाइड कराएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर रिएक्टेंट्स आके वो ऐड हो सके और रिएक्शन मैक्सिमम वहाँ पर रिएक्शन रेट जो है वो हो सके। तो उसके लिए कैटलिस्ट जो होने चाहिए वो फाइनली डिवाइडेड होना चाहिए। रीजन ये कि उसका सरफेस एरिया जब इंक्रीज होगा तो उसकी जो रिएक्शन की साइट है वो भी इंक्रीज होगी। इस मीन नंबर ऑफ़ जो रिएक्टेंट्स हैं वो ज़्यादा ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाएंगे। नेक्स्ट में कैटलिस्ट इज स्पेसिफिक इन नेचर। यस, कैटलिस्ट जो होते हैं स्पेसिफिक नेचर में होते हैं, मतलब कि कैटलिस्ट का पर्टिकुलर काम होता है ये, राइट। तो कोई भी यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप कोई यहाँ पर रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन में वहाँ पर कोई भी कैटलिस्ट यूज कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो कैटलिस्ट हम यूज करेंगे वो स्पेसिफिक नेचर में होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि चेंज इन टेम्परेचर चेंजेज इन रेट ऑफ कैटलिटिक रिएक्शन। अगर हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो जो रेट होगा केमिकल रिएक्शन का वो भी चेंज होगा। एंड कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द फाइनल पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो यहाँ पर कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट फाइनल जो पोजीशन होती है इक्विलिब्रियम की उसको चेंज नहीं करता, उसको अल्टर नहीं करता, राइट। दैट इज़ द एंड ऑफ द सेशन। और आई होप अच्छा लगा होगा। अभी ये फर्स्ट पोर्शन ही कंप्लीट हुआ है, जैसा रिस्पांस रहेगा उसके हिसाब से आगे भी करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। और डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो भी कंप्लीट देख लोगे। इसका PDF जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर जो लोग नहीं हैं वो टेलीग्राम पर जुड़े हुए वो जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप रिस्पांस अच्छा रहेगा तो इसके आगे भी